तूफान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तूफान जिसका जिक्र होते ही लोग खिड़कियां बंद करने लगते हैं, बच्चों को सीने से लगाते हैं और दुआ करने लगते हैं कि ये कहर उनके शहर से दूर ही रहे। तूफान जो समंदर की गहराई में जन्म लेता है लेकिन जमीन पर तबाही की एक नई कहानी लिख जाता है और इस कहानी में कभी भी अछूता नहीं रहता बंगाल की खाड़ी का हिस्सा। बंगाल की खाड़ी में हर साल बड़े तूफान आते हैं, इससे सैकड़ों लोगों की मौत होती है और गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। पिछले साल रेमल नाम का तूफान आया था। नाम तो बड़ा प्यारा सा लगता है लेकिन इसके आने के बाद जो मंजर बना वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरे गांव के गांव डूबे, लोग छतों पर बैठे बचाव दल का इंतजार कर रहे थे और समंदर जैसे उनके आंगन में आ गया हो। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों? हर बार बंगाल की खाड़ी ही क्यों? अरब सागर पर क्यों नहीं आता ये तूफान? हिंद महासागर इतना बड़ा पड़ा है, वहां क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब थोड़ा साइंस में छुपा है। पूरी दुनिया के महासागरों में से बंगाल की खाड़ी उन टॉप 3 जगहों में आती है जहां सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। अब आपको आंकड़े सुनाते हैं। 1891 से 2019 तक यानी करीब 129 साल में बंगाल की खाड़ी में 522 तूफान बने, मतलब औसतन हर साल 4 तूफान। इनमें से करीब 234 तूफान इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने तबाही का इतिहास लिखा है। ये आंकड़े किसी स्क्रिप्ट से नहीं है, IMD और नासा जैसे भरोसेमंद रिसर्च संस्थानों से लिए गए हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर साल टीवी तक पहुंचता है ये तूफान। बहुत से तूफान जो तट से पहले ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो किनारे से टकराते हैं वो पीछे सिर्फ तबाही छोड़ते हैं। और भारत में आने वाले 100 समुद्री तूफानों में से 86 अकेले बंगाल की खाड़ी से आते हैं। अब चलते हैं असली सवाल पर, बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आता है ये तूफान? तो इसका जवाब है गर्म पानी, स्थिर हवा और 3 तरफ से बंद भौगोलिक बनावट। बंगाल की खाड़ी में साल भर पानी का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और जब पानी इतना गर्म होता है तो उससे भाप बनती है। भाप बादल बनते हैं और जब ऊपर जाने वाली गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है तो बनता है कम दबाव क्षेत्र यानी साइक्लोन का अड्डा। ऊपर से बंगाल की खाड़ी 3 तरफ से भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जमीन से घिरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तूफान बनता है तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, वो घूम घूम कर ताकतवर होता जाता है और फिर कहीं जाकर जमीन से टकराता है। बस वही टक्कर बनती है लोगों की बर्बादी। अब बात करें अरब सागर या हिंद महासागर की, तो वहां पानी उतना गर्म नहीं होता और हवा भी तेज चलती है, जिससे तूफान बनने की संभावना कम हो जाती है। यही कारण है कि अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है। एक और वजह है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाली हवा और बहाव यानी विंड शेयर बहुत कम होता है। विंड शेयर का मतलब है ऊंचाई पर हवाओं की दिशा में तेजी से बदलाव। ज्यादा विंड शेयर हो तो तूफान टिकता नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में हवा की ये चाल भी तूफान के पक्ष में रहती है। ऊपर से रही सही कसर पूरी करता है मानसून का सीजन। प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों ही टाइम बंगाल की खाड़ी पर मौसम का मूड उखड़ा रहता है। यही वजह है कि मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में तूफानों की बाढ़ सी आ जाती है और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास गवाह है। 1970 में बांग्लादेश में आया भयंकर साइक्लोन जिसमें करीब 5 लाख लोग मारे गए थे, वो भी बंगाल की खाड़ी का ही कारनामा था। 1999 में उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन आया था उसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरा शहर तहस नहस हो गया था, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। और हाँ, वो भी बंगाल की खाड़ी से ही निकला था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक जो टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है तो क्या नुकसान को रोका नहीं जा सकता? देखिए, सच ये है कि पूर्व चेतावनी सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है। इसरो, IMD और INSAT सैटेलाइट्स अब तूफानों की सटीक लोकेशन और रफ्तार पकड़ लेते हैं, लेकिन तूफान के रोकने की गारंटी आज भी किसी के पास नहीं है। तैयारी हो सकती है लेकिन टक्कर तो फिर भी होती है। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर